मंचस्थ मेरे तीनों पत्रकार भाइयों, मित्रों कहना चाहता था लेकिन भाई कह रहा हूं। तो पत्रकार किसी के मित्र और भाई होना थोड़ा कठिन ही रहता है, लेकिन ये तीनों ऐसे हैं कि तरुण विजय जी, उदय माहुरकर जी और सुरेश चौहान के जी, इनको मैं वर्षों से जानता हूं। ये हमारे जो देश के अंदर समाज को, संस्कृति को, धर्म को रक्षा करने की जो मुहिम चला है उसके ये सिपाही हैं और इनके बारे में आप लोग जानते हैं। ये शब्दों के सैनिक हैं, कलम के सेनानी हैं और इनके वाणी में शक्ति है, क्योंकि इसके पीछे अध्ययन तो है ही और भारत के प्रति जो भावना है, अगाध श्रद्धा है, वो इनके शब्दों में, वाणी में, आचरण में प्रस्फुटित होते रहते हैं। तो इसलिए इनके वाणी के बारे में तो आपको अभी परिचय हुआ ही है और रोज होता रहता है, आप जानते ही हैं, और ऐसे विषयों को भी उठाते हैं। और प्रवीण जी चतुर्वेदी जी इस अभियान में कुछ वर्षों पहले जुड़ गए, अमेरिका से लौटकर। बहुत कठिन रास्ते पर चले हैं प्रवीण जी, आसान नहीं है। जैसे अभी उदय जी ने कहा ना, उनके लेख नहीं छापेंगे उस विषय के, जिस विषय के बारे में उन्होंने उठाया उसके समर्थन नहीं मिलता। तो क्यों ऐसे हुआ है? देश आज़ाद होने के पश्चात भी, स्वाधीन होने के पश्चात भी, ये जो मस्तिष्क के स्वातंत्र चाहिए वो नहीं है, उसकी गुलामी अभी भी झलक रही है, जिसके बारे में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने तो वर्तमान अदृश्य असुरों के संदर्भ में आपने कहा। तो ये अदृश्य असुरों के कारण अनुभव में आता है, मायावी है, तरह तरह के जामा पहन के आते हैं, तंत्रज्ञान के मार्फत आते हैं। तो ऐसे मायावी असुरों के सामना करना आसान नहीं होता है, लेकिन उदय माहुरकर जी, प्रवीण जी, तरुण जी, सुरेश जी इसके बेड़ा उठाए हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों के देश भर में समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है, स्वागत मिलता है। तो इसलिए देश के अंदर ऐसे राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय जागरण के पत्रकारिता और मीडिया, यह सशक्त होने के जितने भी संभावनाएं हैं वो है, ऐसे हमको महसूस होता है। इसमें कोई क्षीण होने के, दुर्बल होने के कोई संभावना नहीं है, लेकिन संघर्ष तो है, क्योंकि इतने वर्षों की जो मानसिक गुलामी है, देश आज़ाद होने के पश्चात भी इस देश के अंदर जो औपनिवेशवाद के जो मस्तिष्क में है, कॉलोनियलाइज्ड माइंड्स, वो मीडिया में, एकेडमिक्स में, राजनीति में, पॉलिसी मेकिंग में, थिंक टैंक्स में, देश विदेशों के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये जो दास्यता के जो मानसिकता है वह काम कर, उस कारण से आज ये संघर्ष इस प्रकार से है। तो इस संघर्ष में आए ये सभी सेनानी, सिपाही आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रमुख लोगों ने, खास करके डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने, इन लोगों को ही सामने खड़ा किया है इसी कारण से, ताकि लोगों को ध्यान में आए। तो ये भी संभव है, हो सकता है, हमें इस लड़ाई में जीत निश्चित है, लेकिन लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई के शस्त्रों को तैयार करना पड़ेगा। तो आज लड़ाई भिन्न प्रकार की हैं,
शस्त्र उस प्रकार से नए शस्त्रों को हमें तैयार भी करना पड़ेगा। और लड़ाई के नए नए मोर्चे, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये बताया, वो भी हो सकता है। तो वो है तो भी जैसे तरुण जी ने कहा, ठीक है, वो आए तो हम उसके भी माहिर बनेंगे, उसके भी हम अपने काबू में लेके आएंगे। क्योंकि भारत के नौजवान, भारत की नई पीढ़ी तंत्रज्ञान में कोई दुनिया के किसी देश से वो आज पीछे नहीं है, वो समकक्ष में है। तो इसलिए इस विषय में हमें कोई संदेह नहीं है कि हम इन सारे नए तंत्रज्ञान को भी हासिल करते हुए अपने देश के धर्म के रक्षा करने के लिए आवश्यक संस्कृति और सभ्यता के आधार को लेकर आगे बढ़ने के लिए एक वातावरण बनाने की जो आवश्यकता है, वह गायत्री परिवार और उनके जैसे देश की भिन्न भिन्न संस्थाएं, अभियान ये चला ही रहे हैं। तो इसलिए भविष्य तो निश्चित है, उज्जवल है, लेकिन वर्तमान में संघर्ष है। उस संघर्ष को हमें समझना चाहिए। यही लोगों ने अभी तक अपने सामने इन विषयों के संदर्भ में कई आयामों में उन्होंने कहा है। विषय है कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका, प्राचीन भारतीय विचारों की अंतर्दृष्टि, ऐसे एक सबटाइटल है। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका क्या है, इसके संदर्भ में बहुत लोग ने यहाँ कुछ न कुछ आज के संदर्भ में थोड़ा सा उल्लेख भी किया है। मीडिया भारत में आधुनिक इसमें मीडिया के बारे में कहना है तो इसका स्वतंत्रता के आंदोलन में ये जो प्रारंभ हुआ, विश्व में अन्य देशों के में भारत के का बहुत ही विशेषता है। बहुत महाविभूतियों ने, देश के जननायकों ने इस देश के मीडिया के भी उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के एक आयुध शस्त्र मानकर उस दृष्टि से उन्होंने चलाया। यह विश्व के अन्य देशों की तुलना में एक अद्भुत अंतर है। तो यहाँ महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ऋषि योगी अरविंदो, गणेश शंकर विद्यार्थी, डॉक्टर हेडगेवार, लोकमान्य तिलक, कितने लोगों ने देश में भिन्न भिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं चलाए। राष्ट्र के जागरण की दृष्टि से उन्होंने इस विषय को, इसलिए राष्ट्र के निर्माण के भूमिका में जो मीडिया के जो आज भूमिका है, इस संदर्भ में हमें भारत के मीडिया के उस कालखंड को ध्यान में रखना चाहिए। बार बार यहाँ प्रोफेशन और मिशन की बात आई, तो जर्नलिज्म अथवा मीडिया यह एक मिशन, उस नाते उन दिनों में वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी। मीडिया चलाना यह बहुत रिस्की बात थी, पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उस समय उसको चलाया। देश स्वतंत्र होने के पश्चात एक नई दिशा आई। वो ऐसा है कि सरोकार नई दिशा के और उसके विरुद्ध उसके बनाम एक सत्ता। तो इसलिए नए परिस्थिति में मीडिया की भूमिका क्या है, तो इसलिए सत्ता क्या कर रहे है उसको देखना और कुछ लोगों तक जानकारी पहुंचाना, यह मीडिया के विषय रहा। लेकिन तीसरा चरण आया, वो भारत के एक दृष्टि से बहुत अंधकार का काल रहा मीडिया की दृष्टि से। वो है आपातकाल की स्थिति। सब प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन हो गया, हम सब जानते हैं, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मौलिक अधिकारों के जब उस समय हनन हुआ, तो उसके साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र के माध्यम के क्षेत्र के लोगों को भी उस गर्मी को सहन करना पड़ा। तो इसलिए प्री सेंसरशिप आ गया। संपादक नहीं कहेगा समाचार कौन है, वो सब इंस्पेक्टर कहेगा। तो इसलिए कई जगह पर उन दिनों में, जिनको मालूम है,
तो अग्रलेख संपादकीय की जगह पर खाली रहता था, क्योंकि अग्रलेख लिखेंगे तो समर्थन करके लिखो, विरोध में लिखेंगे तो दूसरे दिन ताला लगेगा और जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन लोग जेल में जाने के लिए डरते तो ऐसे नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो जानकारी हम दे समाज तक। तो ऐसे एक द्वंद्व की स्थिति थी। लेकिन उस समय भी कई लोग अपने इस बौद्धिक दासता के ही और दास बनकर उस समय के परिस्थिति को उन्होंने समर्थन भी कर दिया। इसलिए लालकृष्ण अडवाणी जी ने उस समय कहा था, when they were only asked to bend they crawled। तो उस समय उनको कहा गया था कि थोड़ा झुको, लेकिन मीडिया ने रेंगने लगा। यह आपातकाल के एक पत्रकारिता के क्षेत्र की स्थिति रही। उस समय भी कई पत्रकार इस विषय के विरुद्ध में, लोकतंत्र के जो हनन हुआ था, लोकतंत्र पर आघात हुआ था, उसके विरुद्ध खड़े रहे। तो इनके कारावास की यात्रा करनी पड़ी, जेल यात्रा करनी पड़ी। डी.आर. मंकेकर है, के.आर. मलकानी जी हैं, कुलदीप नैयार, बहुत ऐसे लोग देश भर में छोटे बड़े ऐसे भी रहे। आपातकाल के बाद एक और एक चरण आया, वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का। एक सरकार जो भी करेगी उसको हम किसी न किसी प्रकार से विरोध करो। एक अभी सुरेश चौहान के जी ने जो शब्द का उपयोग किया, मीडिया एक्टिविज्म, ये शुरू हुआ। ये आपातकाल के पश्चात की देन है। तो ये मीडिया एक्टिविज्म के कारण समाज में कोई स्थिति है, उसके संदर्भ में मीडिया ने कई प्रकार के एक जो कहते हैं कि कौन सा जर्नलिज्म, इसको नहीं येलो जर्नलिज्म नहीं, जो इसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म शुरू हुआ। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या था? कोई भ्रष्टाचार के मामला है, बंधुआ मजदूर के विषय हैं, कोई शोषण हो रहा है, जंगल में जनजाति के साथ कुछ हो रहा है, फैक्ट्री लगा रहे हैं लेकिन लोगों के शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार से जो हो रहा है, लोकतंत्र के व्यवस्था में उन बातों को रोकने के या उसको रोकते हुए सही दिशा पर ले जाने के या गलती करने वाले, गुनाह करने वाले लोगों पर दंड देने के कार्य होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी कहा आपने, चौथे स्तंभ लोकतंत्र की व्यवस्था में मीडिया, तो इस चौथे स्तंभ ने यह कार्य किया। तो हम समाज के बारे में सजग प्रहरी रहकर केवल जानकारी देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली चीजों को समाचार में छापना या सम्मेलन, सभाएं, कार्यक्रम, उत्सव, इसको लोगों तक पहुंचाना, भाषण में क्या बताया, यहां तक मीडिया सीमित नहीं रह सकता। तो इसलिए खोजी पत्रकारिता शुरू हुई। इस खोजी पत्रकारिता के कारण समाज में दोनों प्रकार की एक है, एक तरफ खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने समाज में ऐसे बहुत आवश्यक बातें जो सरकार के और समाज के सामने आना चाहिए, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया, शोषण के बारे में, बंधुआ मजदूरों के बारे में, अन्याय हो रहा है उसके बारे में, भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में, इन बातों के बारे में पत्रकार लोगों ने जोखिम लेकर कई जगह पर उनको कई विरोध सहन करना पड़ा, गुंडों के सामना करना पड़ा। ऐसे परिस्थिति में पत्रकारों ने उन सारे परिस्थिति को सामना करते हुए सत्य को समाज के सामने लाने का प्रयत्न भी किया। लेकिन उस प्रकार के पत्रकारिता में भी, जैसे अभी उदय माहूरकर जी ने पैसे के लेन देन की बात की, वो भी होना शुरू हुआ। उसके कारण क्या है? जो डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपने उद्बोधन में कहा था, मनुष्य के अंदर के जो लालच है, आकांक्षा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की बात आपने कही, वो पत्रकार को भी, वो तो एक्सेप्शन नहीं ना, वो भी तो मनुष्य है, वो इसमें फंस गया।
इसलिए एक तरफ खोजी पत्रकारिता से बहुत बड़े एक लाभ और समाज के जागरण और समाज इस विषय के बारे में संवेदनशील होना और कई स्थानों पर इस कारण से सरकार की ओर से सही कार्रवाई करने के लिए योग्य सामग्री मिलना, यह हुआ। अदालत के सामने, न्यायालय के सामने भी ऐसे बातों के कारण बहुत सारे सत्य सामग्री उपलब्ध हो गई। परंतु दूसरे तरफ कलम की ताकत को व्यापार के लिए उपयोग करने वाले लोगों के भी एक संख्या बनी। तो इसलिए कई लोगों ने ये हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए तब येलो जर्नलिज्म शुरू हुआ, पीत पत्रकारिता। मैं क्षमा करिए, गायत्री परिवार में पीत वस्त्र का इसकी श्रेष्ठता है। ये येलो जर्नलिज्म शब्द भारत के नहीं है, ये पश्चिम के हैं, तो यहाँ कहते हैं, इसलिए मैंने कहा। तो ये जो पत्रकारिता हुई वो कोई भी कर अपने कलम के आधार पर किसी को भी उनके दबाने के, दमन करने के, विरोध करने के, ब्लैकमेल करने के शुरू हो गया। तो ये जब ब्लैकमेल करना शुरू हुआ, पत्रकारिता के सामने प्रश्न खड़ा हुआ। यह समाज के प्रबोधन के लिए है, समाज के सामने सत्य लाने के लिए है, राष्ट्र के निर्माण में सही सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए पत्रकारिता है, या अपने स्वार्थ को साधने के लिए किसी न किसी प्रकार से लोगों को ब्लैकमेल करते हुए अपने को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए है। पत्रकार लोगों के सामने जब मिशन प्रोफेशन बना, कमर्शियलाइज हुआ, इसका ये नतीजा हुआ। तो इसलिए पत्रकारिता को मिशन के नाते रखने के जो मूल से अपने देश में हुआ, वो दिशा बदल गई, ट्रैक बदल गया। हाँ, इसमें भी अपवाद है, बहुत सारे लोगों ने उसको, उस मशाल को जीवित रखा, ऐसे लोगों की संख्या है। लेकिन ये दूसरे एक रास्ता शुरू हो गया। तो इसलिए राष्ट्र निर्माण के भूमिका में पत्रकारिता के जो एक महत्व, राष्ट्र निर्माण के कार्य में पत्रकारिता की जो एक महत्व भूमिका है, उसको हमें इस दृष्टि से आकलन करना चाहिए। इसलिए मीडिया की दिशा समाज विरोधी नहीं, समाज प्रेरक होने चाहिए। केवल सत्य के उजागर करने के लिए ब्लैकमेल करने का रास्ता चुनने से समाज के लिए हानि ज़्यादा होती है और समाज निर्माण में कोई योगदान नहीं होता। इसलिए पत्रकारिता के ऊपर किसी न किसी प्रकार की एक नियंत्रण चाहिए। नियंत्रण से कहते ही क्या होता है, तो इमरजेंसी की याद आती है। कैसे नियंत्रण होगा? पत्रकारिता के एक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। तो लोकतंत्र में 3 स्तंभ जो है, उनके भी स्वातंत्र्य की एक सीमा है। पत्रकारिता के लिए असीम नहीं हो सकता, लेकिन सीमा, इसके ऊपर नियंत्रण सरकार नहीं कर सकता। वो करने से एकाधिकार हो जाता है, इमरजेंसी की बात आती है। गलत अनुभव हुआ है। तो इसलिए कई पत्रकार संस्थाओं ने, माध्यम के कई संस्थाओं ने एक विषय तो आगे बढ़ाया था, वो है ओम्बड्समैन की। हम स्वयं नियंत्रण करेंगे। अपने पत्रिका में ठीक बात आती है कि नहीं, उसके देखने वाले स्वतंत्र लोग, समाज के ऐसे विद्वान, समाज के ऐसे जिनके चारित्र्य, जिनके शील, जिनके धर्म प्रवणता यह उच्च स्तर के हैं, ऐसे लोगों के समिति बनाकर करने के लिए बहुत लोगों ने सुझाव भी दिया। इसलिए पत्रकारिता धर्म, ये धर्म पालन करना है। ये पत्रकारिता धर्म को पालन करने वाले लोगों को अपने स्वयं के आत्मनियंत्रण चाहिए। जिस बात के बारे में अपने उद्बोधन में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा था, आज ऐसे अदृश्य असुरों के नियंत्रण के लिए अपने अंदर के ही सात्विक शक्ति को,
अपने अंदर के ही उस धर्म प्रवणता को, अपने अंदर भी उस संस्कृति के धारा को कहीं न कहीं इस प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए पत्रकारिता धर्म ये बिजनेस नहीं है, ये साधना है, ये योग है, ये राष्ट्र के प्रति एक धर्म है। यह यदि पत्रकारिता स्कूल्स में पढ़ाएंगे तो ब्लैकमेल करना, एलो जर्नलिज्म करना, ये सारी बातें बंद होगी। और कोई सरकार के नियंत्रण नहीं चाहिए, उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा, लेकिन अभिव्यक्ति स्वातंत्र की सीमा को अपने दृष्टि से रखने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र को ही सोचना चाहिए, हमें क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए मैंने कहा ये जो सिपाही हैं उन्होंने उस दृष्टि से इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए आज इनके वाणी में ये जो उद्बोधन में उन्होंने जो दिशा दिए हैं वह राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका कैसे होना चाहिए केवल शब्द नहीं है, इन लोगों ने उसको अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में करके दिखाया है। तो इसलिए मित्रों मैं आपको बताऊंगा, अभी अगला चरण पत्रकारिता क्षेत्र में मध्य में है, वो है हमको भारत के पुनरुत्थान के लिए, पुनरोदय के लिए, और एक आने वाले में भारत को एक धर्म प्रमाणित विकसित भारत के लिए एक परिवर्तित समाज के दूत बनकर पत्रकारिता को उस दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आज विश्व में कई प्रकार के विषय उठते हैं, युद्ध चल रहे हैं, प्रत्यक्ष युद्ध भी चल रहे हैं, हम देख ही रहे हैं जैसे यूक्रेन में इतने वर्षों से चल रहा है और अन्य भागों में भी। आर्थिक क्षेत्र की लड़ाई चल रही है, बलवान देश सामान्य अन्य देशों के ऊपर जिस प्रकार वो एक दबाव लाकर अपने स्वार्थ को साधने में लगे हैं, लेकिन समाजों के अंदर भी तनाव है। समाज के अंदर समूहों के बीच संघर्ष है, तनाव है, और व्यक्ति के जीवन में तनाव है। आशा, आकांक्षाएं और लालच, काम, क्रोध, लोभ, ये एक। दूसरे तरफ पर्यावरण के रक्षा के, और जिस प्रकार प्रदूषण हो रहा है, इस कारण से जीवन के हर क्षेत्र में जिस प्रकार की एक दुस्थिति, एक नकारात्मक स्थिति आ रही है, इसका अनुभव भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में मनुष्य जाति को, सृष्टि को बचाने की दृष्टि से एक सकारात्मक मार्ग पकड़ने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र को एक धर्म क्रांति के लिए, नैतिकता की क्रांति के लिए, शील और चारित्र की क्रांति के लिए, विकास की क्रांति के लिए एक शंखनाद बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। यह वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता क्षेत्र के, क्योंकि समाज के जन प्रबोधन के बहुत सशक्त माध्यम ये है, तो इसको करना पड़ेगा। इसलिए पत्रकारिता क्षेत्र यह तपस्या के, साधना के क्षेत्र है। ये केवल सूचना और जानकारी देने वाले लोग नहीं हैं। प्रारंभ से ही अपने देश में संवाद के, क्योंकि मीडिया और कम्युनिकेशन ये दो अलग अलग शब्द हैं। जो कम्युनिकेशन है, संचार है, संवाद है, उसको करने के लिए जो माध्यम का उपयोग करते हैं, कागज के, लेखन के, डिजिटल माध्यम के, एआई के, ये सब माध्यम हैं। माध्यम में अपने आप में कुछ कमी, अच्छे, गलती, सुधार ऐसे नहीं होता, वो सब अच्छा ही है। वो बुराई कब होती है, उसमें संवाद क्या करते हैं इस पर है। मीडिया हैज नो रोल इन इट, वो पाइप है, वो चैनल है, वो एक माध्यम है। लेकिन कम्युनिकेशन क्या करते हैं, संवाद क्या करना चाहते हैं, संचार क्या होता है, ये महत्व के हैं। उसके लिए आधारभूत बातों को शिक्षा में, समाज में, संस्कृति में करने की आवश्यकता है। तब कलम पकड़े हुए या
स्क्रीन पर आने वाले या डिजिटल करने वाले या सोशल मीडिया में करने वाले वो व्यक्ति सही चीजों को लाएगा। माध्यम तो सशक्त है, उसके अंदर फीड करने वाले लोग क्या करने चाहिए। तो इसलिए अपने भारतीय दृष्टि इसमें है। इस भारतीय दृष्टि में संवाद तीनों है। एक प्रकृति के साथ संवाद है, एक समाज के अन्य लोगों के साथ संवाद है, एक स्वयं के संवाद है। मनुष्य समाज के साथ संवाद करते करते, प्रकृति के साथ संवाद करते, संवादहीन स्थिति यानी स्वयं के साथ संवाद करने का समाधिस्थ होने तक संवाद के उस चरम स्थिति पर जाने के लिए इस देश के अंदर योग साधना की गई है। तो वह भूमि है। इसलिए संवाद के इस स्थिति को हमें समझना चाहिए। जैसे नारद के यहाँ उदाहरण उल्लेख आया, नारद जी ने सूत जी से पूछा और सूत जी ने कई कथा सुनाई। भारत के एक सनातन मीडिया की ये पद्धति रही है। यहां मौखिक संवाद भी हुआ है। जिस कालखंड में न कागज, न कलम, न कोई डिवाइस, कुछ भी नहीं था, ऐसे हजारों वर्ष हमने इस देश के, आप सभी जानते ही हैं, वेद उपनिषद को मौखिक परंपरा में जारी रखे। वो भी संवाद तो था ना। इसलिए संविदा पाठ, जटा पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ से हमने हजारों वर्षों तक कैसे किया। दो पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति, पारिवारिक पद्धति। गुरुकुल के द्वारा इसको आगे बढ़ाया, परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सिखाया। लेकिन केवल सीखे क्या? शब्दों को। वेद मंत्र के, उपनिषद के शब्दों को सीख कर उसके केवल कंठस्थ होकर बोलना चाहिए, भकाना चाहिए, ये हमारे यहाँ नहीं है। वो सीखने वाला, बोलने वाला जीवन कैसे चलाना चाहिए, उसके शील यदि नहीं है, उसके आचरण यदि नहीं है, वो बोलने से कोई उसका अर्थ नहीं होता, उसमें अंदर शक्ति नहीं होती। इसलिए उसके साथ साथ वो गुरुकुल में और पारिवारिक पद्धति में इस संवाद के तंत्र को जब चलाया, उन्होंने उसके साथ साथ आचरण कैसे होना चाहिए, नैतिक जीवन कैसे होना चाहिए, उस आचरण और चारित्र के आधार पर बोलने वालों के, संवाद करने वालों के वो ताकत होती है। इसलिए लिखना, बोलना और जीवन के आचरण यह आवश्यक है। यह भारतीय दृष्टि है। स्वामी विवेकानंद या चाणक्य या और कई लोगों ने भारत की दृष्टि संवाद में कैसे रहे, इसके बारे में कुछ बातें बताए हैं। वो भी मैं आपके सम्मुख 2-4 मिनट में कहकर मेरे कथन को समाप्त करता हूँ। तमिल कवि तिरुवल्लुवर, उन्होंने कुरल में एक कहा है, उन्होंने जानकारी को अलग अलग सोर्स से, सत्य को अलग अलग ढंग से लेने के बारे में उन्होंने आग्रह किया है। तो लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसे जो देने समय केवल जानकारी को बिना समझे, जीवन के बिना अनुभव के केवल प्रेषित करने से डंभ होता है। तो इसलिए जानकारी को समझने वाले, सत्य को प्रेषित करने वाले व्यक्ति दिखावा ना करे, वो अपने जीवन में पहले समझे, तो फिर दूसरों को देने में उस जानकारी को, सूचना को, उस सत्य के उजागर करने को कोई अर्थ होता है। यह तिरुकुरल में तिरुवल्लुवर ने कहा। क्या इसमें एक हमको दृष्टि नहीं मिलती वर्तमान मीडिया के लिए? ऐसे ही प्रसिद्ध चाणक्य तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र के ये तो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, राजतंत्र व्यवस्था में टॉप डाउन अप्रोच कैसे होना चाहिए, टू वे फ्लो कैसे होना चाहिए, राजा से सामान्य व्यक्ति तक और सामान्य व्यक्ति से राजा के दरबार तक कैसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में, नीतिशास्त्र में कौटिल्य ने इस विषय पर भी जोर दिया है। क्योंकि गवर्नेंस में यह बहुत आवश्यक है। सही कम्युनिकेशन कैसे आना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा। स्वामी विवेकानंद मीडिया के संदर्भ में उन्होंने कहा, गलत इस्तेमाल ना किया जाए मीडिया को। नेगेटिव जो जर्नलिज्म है उसके विरुद्ध उन्होंने
सावधानी भी बताई और स्वयं उन्होंने प्रबुद्ध भारत नामक एक पत्रिका उन्होंने चलाई, संपादक के नाते किया। और स्वामी जी ने कहा जो मीडिया है, जर्नलिज्म है, ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत सशक्त माध्यम है। इसको उन्होंने कहा, स्वामी जी ने, समाज परिवर्तन और महिलाओं के सशक्तिकरण, फॉर द सोशल रिफॉर्म एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, इसके लिए आपके कलम का उपयोग होना चाहिए, आपके बुद्धि का उपयोग होना चाहिए, पत्रकारिता इस दृष्टि से आगे बढ़नी चाहिए। इसको उन्होंने कहा ये जिम्मेवार पत्रकारिता, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, मॉरल जर्नलिज्म, नैतिक मीडिया, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो इसलिए भारतीय दृष्टि क्या है? भारतीय दृष्टि केवल वैचारिक स्तर पर कुछ विषय रखना नहीं है, जीवन के आचरण के स्तर पर होना चाहिए। सत्य को आप प्रेषित करते हो, उसको समझ कर करो। सत्ता के कारण दबना नहीं चाहिए, नॉट टू क्रॉल बट टू स्टैंड अप। पैसे के लिए सत्य को बेचना नहीं चाहिए। नैतिकता, धर्म, राष्ट्र के हित जब प्रश्न उठते हैं, उस समय पत्रकार भी देश के एक जागृत नागरिक के नाते अपने सब कुछ न्योछावर करके भी सत्य को, धर्म को, राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानकर खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब राष्ट्र के पुनर्निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका सकारात्मक दृष्टि से एक योग्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होने के दिन आते हैं। वो दिन अभी हैं। हम उस दिशा में जाने वाले लोगों को सामने देख रहे हैं। ऐसे लोगों की शक्ति बढ़े, ऐसे लोगों की संख्या बढ़े, भारत विश्व के अंदर एक नए मनवंतर को पत्रकारिता क्षेत्र में विश्व के लिए एक मॉडल बनने के स्थिति को लाने का प्रयत्न हम करें, उसके लिए संकल्प लेकर जाएं। यही कुछ शब्द आपके सम्मुख रखते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।